नमस्ते। मेरा नाम मधुकर है और स्वागत है आपका BA MS संस्कृत की इस श्रृंखला के पहले भाग में, जहां पर मैं संयोग इस संकल्पना को समझा रहा हूं। यह संयोग, यह संज्ञा आपके BA MS के पाठ्यक्रम में है और उसी को आज हम समझ रहे हैं। यदि आप BA MS के छात्र हैं और संस्कृत विषय सीख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, और यदि आप BA MS के छात्र नहीं भी है तभी भी आप केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं। तो हम इस वीडियो के अंदर देख रहे हैं सूत्र, यानी किस सूत्र से हम संयोग को समझ सकते हैं। उदाहरणानि, उदाहरण और विशेष संयोग, यानी ये कुछ ऐसे संयोग होंगे कि जो संयोग कुछ खास होंगे, और इन खास संयोगों में बहुत सारे छात्र गलतियां कर लेते हैं। वे क्या गलतियां होती है, उन गलतियों को भी हम सुधारेंगे और इस प्रकार से हम इस संयोग संज्ञा का अभ्यास भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस आज के सूत्र को समझने। तो सबसे पहले देखते हैं हम सूत्र। मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूं। तो संयोग संज्ञा का सूत्र कौन सा होता है? तो पाणिनीय अष्टाध्यायी में हलोनंतरा संयोग, ये सूत्र होता है। इस सूत्र से हम संयोग संज्ञा को जान सकते हैं। तो एक बार मैं इसको अष्टाध्यायी के अंक भी लिख लूं। ये पहले अध्याय का प्रथम पाद का 7वां सूत्र है। अब देखिए, अगर मैंने आप लोगों के आपके सम्मुख इस प्रकार से सूत्र रख दिया हलोनंतरा संयोग, तो इससे आप लोगों तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है। अब इसको यदि हमें समझना है तो समझने के लिए हम सर्वप्रथम इस सूत्र का पदच्छेद करेंगे। पदच्छेद किसे कहते हैं? कि जब भी समास या संधि से दो पद आपस में जुड़ जाते हैं तो उनको अलग अलग करना, इस चीज को पदच्छेद करते हैं। तो अब ये जो सूत्र है, इस सूत्र का भी हम पदच्छेद करने जा रहे हैं। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो इस सूत्र के अंदर 3 पद है, जो कि मैं अलग अलग करके लिख रहा हूं। हलः, अनंतराः और संयोग। इन 3 पदों से ये हमारा सूत्र बना हुआ है। अब यहाँ पर मैं कुछ बातों को समझाना चाहता हूँ कि ये जो पदच्छेद में जो हमें पद मिले हैं, इन पदों को समझाना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, ये जो अंत में लिखा है संयोग, संयोग है यानी संयोग। संयोग क्या होता है? तो हलः अनंतरः। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि हलः ये विशेष्य है और अनंतराः ये जो शब्द है ये विशेषण है। अब यहाँ पर हलः, भले ही रामः, रामो, रामः इन शब्द का अगर आपने अभ्यास किया होगा तो हलः आप पहचान सकते हैं कि एक वचन का शब्द दिख रहा है, परंतु ऐसा नहीं है। हलः बहुवचन का शब्द है। जैसे कि अनंतराः को आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुवचन का प्रत्यय लगा है, तो हलः भी बहुवचन का है। बस ये हल, इस हलंत शब्द का बहुवचन है। तो हल, हलौ और हलः ऐसा इसके रूप बनते हैं। तो हल, हलः ये विशेष्य और अनंतराः ये इसका विशेषण है। अब एक बार इस विशेषण विशेष्य भाव को समझने के बाद हम इस सूत्र के शब्दार्थ को समझेंगे, यानी इसमें जो पद लिखे हैं इन पदों का अर्थ। हम इनको पदार्थ भी लिख सकते हैं, लेकिन पदार्थ शब्द का सब्सटेंस ये दूसरा अर्थ बन जाता है, तो हम शब्दार्थी शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहला जो शब्द है हलः, हलः का मतलब होता है व्यंजन, और ये बहुवचन वाला शब्द है, तो बहुत सारे व्यंजन। तो हम इसको संस्कृत में पर्याय शब्द लिखेंगे व्यंजनानि, अथवा अंग्रेजी में अगर बात किया जाए तो कॉन्सोनेंट्स। अगला जो शब्द है वो है अनंतराः। हालांकि ये भी एक समास है, अनंत तत्पुरुष समास है। अन, अंतराः, जिनके अंदर अंतर नहीं होता है। अनंतराः, अनंतराः शब्द का मतलब क्या होता है? जिनके बीच कोई भी ना हो उनको कहते हैं अनंतराः। और अंतिम शब्द है संयोग। अब संयोग का मतलब क्या होता है? संयोग, संयोग कहते हैं, ऐसा हम अपने मन से रख सकते हैं। अब इन तीनों शब्दों को समझने के बाद अब हम इस सूत्र का
सरल भाषा में यानी सरल हिंदी भाषा में अर्थ ले सकते हैं। सूत्र का हिंदी अर्थ क्या है, कैसा है? तो देखिए, व्यंजनानी यानी व्यंजन, और कैसे व्यंजन? तो जिनके बीच में कोई भी ना हो। उन व्यंजनों को संयोग कहते हैं। अब यहां पर एक बात मैं आप सभी को समझाना चाहता हूं, यह है कि व्यंजन, वो व्यंजन जिनके बीच में कोई ना हो उनको संयोग कहते हैं। अब व्यंजनों के बीच में कौन आ सकता है? एक बार हमारी जो संस्कृत की वर्णमाला है, उस वर्णमाला को याद करने का प्रयत्न कीजिए। वर्णमाला में केवल दो ही प्रकार के वर्ण हमें देखने को मिलते हैं, स्वर अथवा व्यंजन। अब चूंकि यहाँ पर व्यंजनों के बीच में कोई भी ना हो, तो व्यंजनों के बीच में व्यंजनों के अलावा स्वर आ सकते हैं। तो यहां पर हम कंस में लिखेंगे, कोई भी स्वर ना हो, जिन तो अंत में जाकर हमें यह व्याख्या मिली कि ऐसे व्यंजन जिनके बीच में कोई भी स्वर ना हो, उनको या फिर उन व्यंजनों के समूहों को संयोग कहते हैं। अब एक बार हमने व्याख्या समझ ली, शास्त्रार्थ समझ लिया कि सूत्र क्या है, सूत्र का पदच्छेद शब्दार्थ वगैरह समझ लिया। अब हम इसके बाद इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरणों से आप लोगों को बहुत सारी बातें समझ में आ जाएंगी। देखिए, सबसे पहले मध्वरी। अब ये मध्वरी क्या चीज है? तो आप जब आगे चलकर यण संधि सीखेंगे तो यण संधि के अंदर ये उदाहरण आप लोगों को सीखने के लिए मिलेगा, वह आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी के लिए हमें क्या देखना है कि मध्वरी के अंदर संयोग क्या है। तो सबसे पहले इसका वर्ण विच्छेद कीजिए। वर्ण विग्रह करने के लिए क्या है? बस म जमा अ, इन दोनों का मिलकर म बना है। आगे ध्व है हमारा, ध्व। तो ये ध्व कैसे बना है? तो ये ध्व बना है ध, व और अ, इन तीन वर्णों से। अंत में है री। अब ये री कैसे बना? तो र जमा ई। अब हमें यहां पर देखना है कि संयोग कहां पर है। तो संयोग कैसे देखते हैं? मैंने अभी भी बताया कि संयोग देखने के लिए हमें देखना पड़ता है कि ऐसे कौन से व्यंजन है कि जिनके बीच में स्वर नहीं है। तो आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं कि ध और व, ये ऐसे दो व्यंजन है कि जिनके बीच में मध्य में कोई भी दूसरा स्वर नहीं है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर म और ध, इनके बीच में अ ये स्वर है। ये वाला व और र, इनके बीच में अ ये एक स्वर है। परंतु ध और व ऐसे दो व्यंजन है जिनके बीच में कोई भी स्वर नहीं है। तो इन दोनों स्वरों के समूह को हम संयोग कह सकते हैं। यह है हमारा संयोग। अब आप लोगों को संयोगी संज्ञा बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। हम कुछ और उदाहरण इनके देखते हैं, और कुछ विशेष उदाहरण भी आप लोगों को जरूर देखने चाहिए। मेरे साथ बने रहिए। जैसे कि शुद्ध्युपास्य, ये एक उदाहरण है। ये भी आपको पढ़ने के लिए आएगा उदाहरण। इसमें आप देखकर भी बता सकते हैं कि ये ध्युः और स्यः, यहाँ पर हमारा संयोग बनने वाला है। कैसे? देखिए, अब मैं ये प्लस का जो चिन्ह है, अधिक का जमा का चिन्ह, उसको नहीं लिख रहा हूँ, सीधे सीधे लिख रहा हूँ। स उ ध य उ प आ स और य और अह, ऐसा बना है। यहाँ पर कौन कौन से वर्ण है, ऐसे कौन कौन से व्यंजन है कि जिनके बीच में स्वर नहीं है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाले ध और य। उसके बाद स और ये दोनों भी और ऐसे व्यंजन हैं कि जिनके बीच में कोई दूसरा स्वर नहीं। अब इसके बाद ऐसा भी प्रश्न आ सकता है छात्रों को कि क्या दो ही व्यंजनों से हमारा संयोग बन सकता है, या दो से ज्यादा भी व्यंजन आए तो बन सकता है? चलिए मैं आप लोगों को एक और उदाहरण देता हूं। अब ये उदाहरण बहुत खास उदाहरण है। खास उदाहरण क्यों है? उदाहरण देखकर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कार्त्स्यम, ये उदाहरण है। देखिए, अब ये जो मैंने उदाहरण लिखा है कार्त्स्यम, ये बहुत विशेष उदाहरण है। आप यदि संस्कृत के छात्र नहीं भी है तब भी ये आपके लिए काम का है, क्योंकि हिंदी, मराठी और अन्य हमारी जो भाषाएं हैं, इनके लिए भी इस
एक उदाहरण की बहुत बड़ी विशेषता है। क्या विशेषता है, इसका जरा वर्ण विग्रह करके देखिए। देखिए आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे व्यंजन यहाँ पर इकट्ठा आप लोगों को देख रहे हैं। अगर आपको इसकी वर्ण विग्रह करने में परेशानी हो रही है तो एक बार इसका स्पेलिंग लिख दीजिए। बहुत अच्छी ट्रिक है वर्ण विग्रह करने की। अगर नहीं आ रही तो उसका अंग्रेजी में स्पेलिंग बनाइए, जैसे कि का, कार्त्स्यम, ये बना। अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि RTSNY, इतने सारे व्यंजन हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इसका यदि मैं वर्ण विग्रह करूं तो क, अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 5, तो कुल मिलाकर 5 व्यंजनों का ये आपके सामने एक बहुत बड़ा सा संयोग देखने को मिला है। अब इससे मैं आप लोगों को क्या दिखाना चाहता हूं कि संयोग बनाने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल 2 ही व्यंजन हो। एक छात्र को तो मैंने ऐसा भी देखा कि वो कह रहा था कि नहीं 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 सर, इसके अंदर ना र और त मिलकर ये एक संयोग है, त और स मिलकर ये दूसरा संयोग है, स और न मिलकर तीसरा संयोग है, और न और ये मिलकर चौथा संयोग है। ऐसा नहीं है, इन सब का मिलकर एक ही संयोग होता है। ये भी हमें ध्यान में रखना है कि एक संयोग के अंदर जितने भी व्यंजन आए उन व्यंजनों के समूह, उस समूह में जितने कितने भी व्यंजन होंगे उन सभी समूहों को मिलकर एक संयोग कहा जाता है। अब आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होंगी कि जो संयोग है उसके अंदर बहुत सारे व्यंजन भी हो सकते हैं। अब चलिए, अब चलते हैं आगे हमारे कुछ विशेष संयोगों की तरफ, जिनको आपको समझ में लेना बहुत जरूरी है। और इन्हीं संयोगों के अंदर बहुत सारे छात्र गलतियां कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं विशेष संयोग। देखिए सबसे पहले तो बहुत आसान सा उदाहरण है, लेकिन बच्चे सिली मिस्टेक्स कर लेते हैं। सर्वम, अभी सर्व शब्द सर्व सर्वा हर तरह से आता है, मैं यहाँ पर सर्वम लिख रहा हूं। अब इसमें संयोग कहां पर है मुझे बताइए। अब जिन छात्रों का अभ्यास है, जिन छात्रों को जानकारी है, वे तो बहुत आसानी से बता सकते हैं कि इसके अंदर क्या है। परंतु एक छात्र मुझे ऐसे भी मिले कि जिन्होंने कहा कि इसके अंदर तो संयोग है ही नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर तो ऐसे कोई 2 व्यंजन है ही नहीं कि जिनके बीच में स्वर ना आए। तो मैंने कहा है, कहाँ है, तो स, अ, र, व, अ और म। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि र और व इन दोनों के बीच में कोई व्यंजन नहीं है, तो ये एक संयोग है। तो उन छात्र ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, वो जो र दिख रहा है ना, वो ऊपर जो रेफ हाफ सर्कल आप लोगों को दिख रहा है, वो तो र की मात्रा है, वो व्यंजन थोड़ी ना है, वो तो मात्रा है। तो ऐसा नहीं है, ऐसे तो ये गलत बात है। हाँ, ऊपर लिखी है रेफ और ऊपर मात्राएं ही लगती है, परंतु ऐसा नहीं है। र के मामले में अगर ऊपर रेफ भी होंगी तब भी वह व्यंजन ही कहलाता है और वो संयोग बनाता है। यह आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो र और व यहाँ पर ये संयोग बना है। मैं इसके नीचे अधोरेखा खींच देता हूं। एक और ऐसा ही विशेष संयोग है, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, प्रदीप। अब यहाँ पर विशेष क्या है और यहाँ पर छात्र गलती क्या करते हैं। वैसे तो आप एक नजर में ही देखकर समझ सकते हैं कि यहाँ पर संयोग यहाँ पर है, लेकिन जब इसका वर्ण विग्रह करने की बात आती है तो बहुत सारे छात्रों को यहाँ पर प जो है, ये प पूरा संपूर्ण देखने को मिलता है और र वो उनको आधा दिखता है। हालांकि असलियत ऐसी नहीं है। इसका यदि मैं वर्ण विग्रह करूं तो प आधा है, उसके बाद र और अ ये दोनों आते हैं, द ई बड़ा वाला ई और प के बाद अह ऐसा होता है। अब यहाँ पर गलतियां होती क्या है और छात्र गलतियां करते क्या है, तो मैं आप लोगों को समझाता हूँ बिल्कुल अच्छे से, आसानी से। देखिए जब भी हम लिखते हैं प्र, तो इसके अंदर ये जो प है ना, ये प हमें पूरा का पूरा प जान पड़ता है, देखने को मिलता है। जैसे कि प जमा अ, इन दोनों का मिलकर ये प हमें देखने को मिलता है, परंतु ऐसा नहीं है। इसके अंदर प आधा है। कैसा, देखिए इनमें ज्यादातर छात्र इसके अंदर जो र की मात्रा लगी, र का जो रेख लगी है ना, तो इसको आधा र मानते हैं और इसको ऐसा र आधा, उसके बाद प प्लस अ ऐसा मानते हैं, परंतु ऐसा ये नहीं है। तो क्या है, कैसा है, मैं आप लोगों को समझाता हूं। देखिए सबसे पहले प की जब बात की जाए तो प आधा है यहां से यहां तक ही,
और उसके बाद जो खड़ी डंडी आप देख रहे हैं इसके अंदर, ये खड़ी डंडी प की नहीं बल्कि ये र की है। र यहां से यहां तक ऐसा लंबा है, यानी असल में देखा जाए तो ये र है इसके अंदर जो पूरा है, और प उसको बाद में आधा चिपक जाता है। तो इस बात को बहुत सारे छात्र नहीं जानते हैं तो गलती कर लेते हैं। अब अगला जो संयोग है उसको मैं यहाँ पर समझा रहा हूं। अगला संयोग है ज्ञानम। अब इसमें क्या गलती होती है, तो ज्यादातर उत्तर भारतीय जो छात्र होते हैं इसका उच्चारण ज्ञान ऐसा करते हैं, ज्ञानम। और मेरे दक्षिणी जो मित्र हैं ज्यादातर मराठी भाषक, वो उसको ज्ञानम ऐसा उच्चारण करते हैं, जबकि दोनों के दोनों भी उच्चारण उनकी भाषा के, उनके क्षेत्र के हिसाब से तो सही है, लेकिन जब हम संस्कृत व्याकरण की व्याख्या करते हैं तो उसमें ये दोनों गलत है। तो इसका सही विग्रह क्या है ये भी आप लोगों को पता चलना चाहिए, और किन दो व्यंजनों से ये संयोग बना है ये पता होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, ज और न। ये न कौन सा है, तो च छ ज झ न, च वर्ग का ये पंचमाक्षर है। इन दोनों से मिलकर ज्ञ बनता है, आ न और म। इस प्रकार का इसका विग्रह बनता है, और यहां पर हमारा संयोग है। अब अगर आपको यकीन नहीं है तो आप देख सकते हैं, मैं इन दोनों के बीच में जो स्पेस, एक जो जगह है, जो रिक्ति छोड़ी है, इसको अगर मैं बैक स्पेस दबाकर या फिर डिलीट बटन दबाकर मिटा देता हूं तो अपने आप ज में बदल जाता है। मैं आप लोगों को दिखा सकता हूं, ये मैंने डिलीट कर दिया, देखो वो अपने आप ज्ञ बन गया है। और स्पेस दबाओ तो अपने आप वापस हो भी जाता है स्पेस लिखे तो इस प्रकार से जन ध्यान से रखना हमेशा आगे के लिए। एक और ऐसा ही एक संयोग है जो कि है कक्षा के अंदर। अब कक्षा के अंदर विशेष संयोग क्या है, तो ये जो क्ष आप देख रहे हैं ना, इसके अंदर पहले क जमा अ ये तो है ही, और क्ष के अंदर है क और षटकोण वाला श। ये हमेशा ध्यान में रखना, क और षटकोण वाला श, इन दोनों का मिलकर क्ष बनता है, और आखिर में हम आ लगा देंगे। तो कक्षा में ये वाला संयोग यहाँ पर है, ये एक विशेष संयोग है। एक और विशेष संयोग में बता रहा हूं, श्री। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि श्री के अंदर संयोग क्या है। अगर एक बहुत अच्छी ट्रिक यह है कि उसका अंग्रेजी में स्पेलिंग बनाओ, आपको समझ में आ जाएगा। श्री के अंदर क्या है, SHREE, श्री, अंत में वो विसर्ग एच ऐसा हम लगाते हैं। तो SH का श, R का र, और ई बड़ी वाली मात्रा उसकी, तो इसको कुछ इस प्रकार से आएगा श। इसके अंदर षटकोण वाला श नहीं है, इसके अंदर शंकर वाला श, ये ध्यान में रखना। ये कक्षा के अंदर जो क्ष हमें देखने को मिलता है इसके अंदर षटकोण वाला श, और श्री के अंदर जो श देखने को मिलता है ये शंकर वाला, यानी भगवान शिव शंकर वाला श होता है। तो श र, देखिए र पूरा है यहाँ पर, और उसके बाद ई, ये ई की मात्रा यहाँ पर होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा। और ये जो विशेष संयोग है इसको आप लोगों को नोट करके रखना चाहिए, लगे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे आपकी गलती ना हो। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को विशेष संयोग समझाया। एक बार हम पुनः शुरुआत से लेकर इस पूरी पीपीटी को देख लेते हैं। तो हम BAMS के पाठ्यक्रम के हिसाब से संयोग को देख रहे हैं। इसमें हमने सूत्र, उदाहरण, विशेष संयोग के साथ अभ्यास किया है। सबसे पहले हम सूत्र देखते हैं। तो सूत्र क्या कौन सा था हमारा, हलोनंतरा संयोग। अब इसके अंदर अगर हमने इसका पदच्छेद किया तो इसके अंदर हलः, अनंतराः और संयोग, ऐसे 3 पद हमें देखने को मिले। अब इसका अगर हमने शब्दार्थ देखा तो हल का मतलब होता है व्यंजन, बहुत सारे कॉन्सोनेंट्स, और अनंतराः का मतलब होता है जिनके बीच में कोई भी ना हो, और संयोग हम का मतलब होता है संयोग कहते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हिंदी में अर्थ कुछ इस प्रकार से बनता है, ऐसे व्यंजन जिनके बीच में कोई भी स्वर ना हो उनको संयोग कहते हैं। अगर बहुत आसान शब्दों में अगर मैं बताऊं तो हिंदी भाषा में हम जिनको संयुक्ताक्षर कहते हैं, जिनको हिंदी भाषा में हम संयुक्ताक्षर कहते हैं, उन्हीं को हम संस्कृत भाषा में संयोग कहते हैं। मराठी भाषा में या फिर और दक्षिणी भाषाओं में इनको जोडाक्षर भी कहते हैं। मराठी मध्ये त्याला जोडाक्षर म्हणतात, परंतु हिंदी में उनको संयुक्ताक्षर, और जब बात संस्कृत की आती है तो संस्कृत भाषा में उसको संयुक्ताक्षर को संयोग कहते हैं, यानी ऐसे दो व्यंजन जिनके बीच में कोई भी स्वर ना आए। चलिए अब इसके कुछ हमने उदाहरण देखे थे, जैसे कि मध्वरी के अंदर ध्व है, शुद्ध्युपास्य, कार्त्स्यम, ये सबसे लंबा सबसे बड़ा संयोग था। और कुछ विशेष संयोग हमने देखे, जैसे कि सर्वम, प्रदीपः, ज्ञानम, कक्षा और श्री। इनके अंदर किन किन वर्णों से संयोग बन रहे हैं ये भी आप लोगों को देखना चाहिए। ये अब देखिए, इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत संक्षेप से लिखा है,
यदि आप संयोग के बारे में बहुत विस्तार से जानना चाहते हो तो मैंने एक लेख भी लिखकर मेरी वेबसाइट पर रखा है, आप उस लेख को भी पढ़ सकते हैं। मैंने उसकी लिंक इस वीडियो के विवरण में यानी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को संयोग संज्ञा सिखाने का प्रयत्न किया है। यदि कोई शंका समस्या प्रश्न हो तो आप लोग मुझे जरूर पूछ सकते हैं। और यदि आप मुझसे संस्कृत सीखना चाहते हैं, BA MSc या CBSE के संस्कृत की तैयारी करना चाहते हैं, तो स्वागत है आपका। नीचे आप लोगों को मेरा मोबाइल नंबर दिख रहा होगा, आप संपर्क करके मुझसे कक्षा के लिए पूछ सकते हैं। धन्यवाद।